स्टूडेंट्स, जो आज ये स्पेशल क्लास है आप लोगों की, ये स्पेशली डिजाइन है नए वाले सिलेबस के लिए। तो अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं R4, तो आप इसे चाहें तो देख सकते हैं सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना आपके सिलेबस में ये नहीं आएगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका M1 R5 सिलेबस है, जिनका नया रजिस्ट्रेशन है, उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो पोर्शन है सबसे इजीएस्ट पार्ट है आपका, और ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। इसमें से काफी सारी चीजें आप लोगों के, यूं कहिए कि आप लोगों के ट्रिपल सी में भी आती हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं या उन्होंने जो क्वेश्चंस डिजाइन किया, उसमें आप देख रहे होंगे कि आप काफी सारी चीजें आप लोगों की R4 की और R5 दोनों की लगभग मिला दी गई है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हैं आप लोगों की जो कि आपको पढ़नी है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस में इजी सा सिलेबस है, आज के डेट में ये खत्म हो जाएगा। और इस पे हम लोग बैंकिंग से जुड़ा हुआ मेन टॉपिक खत्म करेंगे। बैंकिंग, जिसमें कि आप लोगों को बैंक के अकाउंट्स क्या होता है, ओटीपी क्या होता है, आजकल की डेट में जैसे यूपीआई एप्स ये क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का पीओएस पॉइंट, मतलब जैसा भी आपको सिलेबस में दिख रहा है, इजी है, आसानी से खत्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती भी हैं, तो मैं काफी सारी चीजें आप लोगों से पूछता रहूंगा बीच बीच में। आप अपनी नॉलेज या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि आप लोगों को कितना पता है इससे जुड़ा हुआ। कुछ बहुत मैं भी उसमें ऐड करूंगा। तो जो आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, क्या होता है बैंक्स, किस तरह की चीजें होती हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों को बैंकिंग से जुड़ी हुई और क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। तो देखिए, आज जैसा मैंने ये टॉपिक भी लिया, इस समय माहौल ऐसा है कि यस बैंक के बारे में सभी जान ही रहे होंगे। कोई बता सकता है आप में से कि यस बैंक क्या डूबने, या यूं कहिए कि यस बैंक जो बैंकरप्ट हुआ है, उसका मेन कारण क्या है? क्यों बैंक अपने भारत यूं कहिए कि इकोनॉमिक्स में गड़बड़ हो गए? किसी को कोई आइडिया? कोई जीएस वगैरह पढ़ रहा है या कोई इससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन ले रहा है? कोई बताना चाहेगा? अगर बताना चाहेगा तो प्लीज अपना हाथ रेस करें। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना नॉलेज रखते हैं आप लोग इससे जुड़ी हुई चीजों से। तो सबसे पहले सुमित ने हाथ रेस किया है। सुमित बताना चाहेंगे? ओके, मैं यहाँ से स्पीकर्स ऑन कर लेता हूँ और फिर हम लोग आपसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेते हैं। सुमित अपने यहाँ से भी स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ, आप बताइए सुमित, क्या आप लोग जानते हैं, कोई बता सकता है बैंक, यस बैंक क्यों बैंकरप्ट हुआ है? सर, सबसे पहला मुद्दा इसका ये है कि सन 2000 जब नोटबंदी हुई थी सर, हम्म। नोटबंदी की वजह से आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक्स जो इंडिया की है वो 4.9% इस समय गिरती जा रही है। और हम्म। आज इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है 10 साल में सबसे कम इस समय इस बार इसकी रेटिंग है। इसका मेन रीजन ये, सबसे बड़ा मुद्दा है सर ये इसका नोटबंदी। और फिर इसके बाद दूसरा मुद्दा है जीएसटी। तो सर जो वर्ल्ड बैंक, जो अभी तक जो वर्ल्ड बैंक है उससे उन्होंने ये चीज बोला था कि आप नोटबंदी मतलब कि जीएसटी मतलब लगवाइए, लेकिन हम्म। इन्होंने किया किया था, ये नोटबंदी कर दिया था। और इसके बाद 10 साल तक जब जब जीएसटी और नोटबंदी हुई है सर, तो लोगों को ना जॉब मिल रही है, इकोनॉमिक्स तो वैसे भी गिरती ही जा रही है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार, यहाँ की कांग्रेस की सरकार थी, तो ये इकोनॉमिक्स 9.8% थी। बट जब अच्छा, से ये मोदी सरकार आई तो 2013 से लेकर अब तक में नहीं, तुमने थोड़ा सा सर ये डाइवर्ट कर दिया। यस 4.9% है। बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं, नोटबंदी एक अलग फंडा है। यस बैंक का उसका सिस्टम अलग है। देखो 2 मिनट का टाइम। तो यस बैंक का थोड़ा सा अलग है। कोई फिर भी बताना चाहेगा कि एक्चुअली मैं मेरा सवाल ये था आपसे कि यस बैंक क्यों बंद हुआ, क्यों बंद होने की कगार में है? नोटबंदी का उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो तो चलो पूरी इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस हुआ। यस बैंक के पर्सनली क्या प्रॉब्लम आई? और कोई कोई बताना चाहेगा इस पे? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, कि बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो हर विश्व में हर आदमी बैंक में अपना खाता खुलता है। उसका एक मेन मोटिव होता है बचत, यानी सेविंग्स। सेविंग्स के कारण वो अपना खाता खोलता है। वो जानता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, वो पैसा घर पे नहीं रख सकता, तो वो चाहता है कि वो पैसा बैंक में एक सिक्योर मनी के रूप में रहे। आगे चलकर कभी उसे मकान खरीदना है, कभी जब बड़ा यूं कि ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा तो उस समय उसको पेंशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर कभी कोई दुर्घटना या कोई इस तरह की चीजें आए तो उसके पास एक ठीक ठाक अमाउंट हो। इसीलिए तो वो एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में अकाउंट खोलता है। बैंक में पैसा सिक्योर रहता है। बैंक में रखा हुआ पैसे में इंटरेस्ट के कारण उसकी
रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके कारण, उसका ब्याज मिलने के कारण वो वृद्धि होती रहती है, बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ जो बैंक में आपका पैसा रहता है, उस पैसे से आप आगे चलकर अपना ऋण या ब्याज पर पैसा बैंक से ले सकते हैं। तो ये सब कारण है। अब कुल मिला के बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में बताऊं। बैंकिंग सिस्टम काम देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करता है, और मैंने काफी हद तक, क्योंकि मेरा जो बेस है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसका एक सही सा एक सिंपल सा तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप अगर एक बैंक की बात करें, एक यस बैंक का एग्जांपल लें। ये है हमारा बैंक, और ये है हमारा कंज्यूमर या रिटेलर या हम लोग, ठीक, कस्टमर मान लीजिए या रिटेलर मान लीजिए। तो इन्वेस्टर्स जो हैं यानी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक को पैसा जमा करते हैं किसी भी फॉर्म में, भले वो सेविंग के फॉर्म में हो, भले वो आप लोग एफडी कराते हो, कुछ भी आप खाता खोलते हैं किसी भी बैंक में तो वो पैसा वहां जमा होता है। जब वो पैसा जमा होता है तो वो पैसा बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है। बैंक उससे पैसे को आगे चलकर इंडस्ट्रियलिस्ट को, या फिर यूं कहिए कि किसी भी आदमी को लोन चाहिए, वो लोन पर वो पैसा पहुंचाता है या देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में एक 10 लाख रुपए जमा कर दिए, बैंक आपको 10 लाख के बदले में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। किसी एक थर्ड आदमी ने एक कार खरीदनी चाहिए और वो चाहता है कि बैंक से लोन मिले एक कार का, तो कार लोन के लिए बैंक ने उस 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने 12% पे उसको कार लोन दे दिया। तो आप देख रहे हैं ना, आपसे पैसा उसने लिया 6% पे, और वो 6% का पैसा जो है आपसे, या क्यों कहिए आपका मनी या आपका पैसा लेकर आपको 6% का ब्याज दिया, फिर आप ही का पैसा जो है वो दूसरे आदमी को 12% पे दे दिया, यानी कि उसका 4% और 2 यानी 6% का उसका सेविंग हो गई। यही सबसे बड़ा बैंक के पास अपनी इनकम का सोर्स होता है, पैसा आपसे लेकर लोन के रूप में दूसरे को देना। लेकिन होता क्या है, यहां तक तो सब कुछ सही है, आपसे तो पैसा ले लिया उसने और आपको ब्याज दे रहा है, लेकिन जिस आदमी को उन्होंने लोन दिया, जिस भी आदमी को लोन दिया, जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी को लोन दिया, अब अनिल अंबानी की कंपनी जो है अंबानी ग्रुप्स, वो डूब गई, तो ये लोन चुकाने की स्थिति में ही नहीं है, बैंक को वापस करने की स्थिति में ही नहीं है, और इन्होंने कहा जाओ हमारा तो पैसा ही पूरा डूब गया, कंपनी ही हमारी पूरी बेकार हो गई, आप जो करना है कर लो। तो बैंक कहता है कि मैं आपकी कंपनी को जब्त करके इसकी कुर्की कराऊंगा। अनिल अंबानी ने कह दिया ठीक है करा लो, जो मिले वो ले लो। तो पूरी कुर्की कराने के बाद उसको पता चला 10 लाख का लोन दिया था और 5 साल से लोन नहीं चुका रहा था, तो 2 लाख उस पर ब्याज हो गया, 12 लाख रुपए अनिल अंबानी से लेने थे और वो चुका ही नहीं पा रहा। पूरी कुर्की होने के बाद उससे सिर्फ 3 लाख की रिकवरी, तो बाकी का क्या होगा? भाई ब्याज तो इसको देना ही देना है। तो ये जो मतलब कि यूं कह सकते हैं कि अगर ये पैसा जो वहां से मिलना था वो नहीं मिल पाया और 50 या 60 दिन के बाद उस पैसे की किस्त आना बंद हो गई, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक एनपीए अकाउंट बन गया। एनपीए का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा एसेट्स जो कि रिकवर ना हो पाए, और ये एनपीए एक प्रकार से नुकसान की तरह कंसीडर किया गया। अब ये पैसा चुकाने से मना कर रहे हैं, ये नहीं दे सकते पैसा, तो अब बैंक का तो नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनको लोन जो दे चुके थे वो वापस नहीं हो रहा। अब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने रिटेलर्स को कैसे लौटाएगा? तो कुल मिलाकर थोड़े ही दिन बाद यस बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए। यस बैंक ने हाथ इसलिए खड़े कर दिए बिकॉज उसने इस तरह की 12-13 कंपनियों को लोन दिया, जिसमें डीएचएफएल भी है, किंग्स एंड कॉन्ग्स भी है, और भी ऐसी है, और वो लगभग सभी कंपनियां बंद होने की कगार में। और जब पूरा पैसा जो लोन के बटा हुआ है वो पैसा वापस ना आए, तो फिर इन्वेस्टर्स को या रिटेलर्स को पैसा लौटाएगा कैसे? दूसरी चीज है, रिजर्व बैंक ने भी इस पर गड़बड़ी की। रिजर्व बैंक को उन्होंने दिखाया, जबकि हर बार होता क्या है, हर बैंक को रिजर्व बैंक मॉनिटर करता है, आरबीआई। आरबीआई को उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया कि हमारा सिर्फ 600 करोड़ का आसपास एनपीए है। उन्होंने उसे छुपाया अपने लोन्स को, जबकि जो एनपीए था वो लगभग 3600 करोड़ के आसपास का। तो उन्होंने 10 गुना एनपीए अकाउंट छुपाए ताकि रिजर्व बैंक उन पर बैन न लगाए। और वो जब आखिरी में करते कराते, और इसमें भी बहुत सारा
जो आप लोगों का ओनर है, जिन्होंने यस बैंक शुरू किया, उनका भी घपलेबाजी। उनको पता था कि इन कंपनियों से पैसा नहीं मिलना है, या इन कंपनियों को जिनको लोन दे रहे हैं उनसे भी पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद उन्होंने लोन दिया, जो कि आज की डेट में कहा जा रहा है कि इन्होंने 600 करोड़ की घूस ले ली लोन देने के लिए, जिसके कारण अभी वो उनको जेल में अंदर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आप लोगों का यस बैंक इस समय बैंकरप्ट की रेट में है। खैर, तो आपको मेरा मेन मोटिव यस बैंक की हिस्ट्री नहीं समझाना था, मेरा मेन मोटिव था कि बैंक जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, तो मैं उसी पर बात कर रहा था। तो चलिए बैंक से जुड़ी हुई कुछ और बढ़िया चीजें जानें, ये आपके आम जिंदगी में भी आपको काम आने वाली है। मुझे आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं फिर अभी आपसे बात करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे बैंक के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाह रहा था बैंकिंग किस तरह काम करती है। ये जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये सिलेबस आप लोगों के R5 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो नए बच्चे हैं। और अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों को ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में। आप लोगों का पास जो नया सिलेबस आया है, जिसमें कि रिवाइज सिलेबस 5 है, उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है बैंकिंग सिस्टम। हम लोग आज उसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये है आपका टॉपिक। हम डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग और आप लोगों के यूपीआई एप्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आज पढ़ने को मिलेंगी। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है और इस सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलने वाली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैंक्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, यानी कि बैंक्स आपके पैसे अपने पास बचत खाते या एफडी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और उसको लोन के रूप में लोगों को देते हैं। बीच के मार्जिन को वो लोग अपना बैंकिंग सिस्टम में प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। आम आदमी बैंक में खाता खोलता है क्योंकि उसके पैसे सुरक्षित रहते हैं और उस पर ब्याज भी मिलता है। एक वर्ड आता है केवाईसी। केवाईसी, कोई बता सकता है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चे आप लोग अगर जानते हैं, क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं और आप सभी को आज नहीं कल तो बैंकिंग सिस्टम से होके गुजरना है। तो जरा केवाईसी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है और केवाईसी होती क्या है? शिफाली ने हाथ रेस किया, बताइए शिफाली। नो योर कस्टमर सर। बिल्कुल सही, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। सर नो योर इसका पूरा मतलब नो योर कस्टमर है। कुछ और भी जान सकता है कोई? केवाईसी से जुड़ा हुआ कुछ और भी जान सकता है कोई? केवाईसी नो योर कस्टमर पूरा मतलब ही यही होता है और इसका मतलब है अपने ग्राहक को जाने। कुल मिलाकर बैंक कहता है कि आप हमारे से रिलेशन रखना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी जानकारी हमें देंगे। केवाईसी में आपको 3 चीजें देनी पड़ती है। नंबर फर्स्ट, केवाईसी में आप लोगों को देना पड़ता है सबसे पहले योर फोटो, ताकि फोटो आपकी जो भी पासपोर्ट साइज है। नंबर सेकंड आपका एड्रेस, और नंबर थर्ड आप लोगों की आईडी, फोटो आईडी। ये 3 चीजें केवाईसी में वो आपसे लेगा। अब देखिए सामने आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज दिख रहे हैं। आप लोग इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप लोग अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सभी आप लोगों के लिए यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग केवाईसी में अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप बैंक जाइए, उनसे बोलिए हमें एक अकाउंट खोलना है। लेकिन पहली चीज तो आपके सामने पूछी जाएगी, बैंक में कौन सा अकाउंट खोलना है? तो जरा मुझे बताइए आप में से कौन सा आदमी या कौन सा स्टूडेंट जानता है कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं? कोई जानता है आप में से? सभी मैक्सिमम लोगों के आपके बैंक अकाउंट्स होंगे भी। एक मैं सिंपल सा बता देता हूं जिसमें आप लोग कहते हैं बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, और दूसरा मैं आपको बोल देता हूं एफडी अकाउंट। कोई इसके सिवाय कोई और जानता है बैंक में कौन कौन से खाते होते हैं? अगर हाँ तो आप लोग हाथ रेस करिए। बचत खाता और उसके साथ साथ अवधि जमा। इसके सिवाय और किसी को पता है बैंक में कौन कौन से खाते होते हैं? प्रिया, प्रिया जानती हैं? प्रिया बताइए। करंट अकाउंट भी होता है जो बिजनेस के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही, करंट सर अकाउंट। जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस नहीं होता कोई अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम नहीं है। जीरो बैलेंस का मतलब तो होता है कि आपका खाता, जैसे कि आप लोग अपना बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपसे बोलते हैं कि भाई अकाउंट में 1000 रुपए से आपका खाता खुल जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए। जैसे एसबीआई ने आज ही न्यूज दी है कि आप अपने खाते को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं कि आप कुछ बैलेंस रखें। सेविंग अकाउंट को आप बिना पैसे के भी अपना रख सकते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई जीरो होगा, पैसा नहीं भी होगा, तो भी अकाउंट काम करेगा। तो उस केस में वो जीरो बैलेंस बन जाता है, लेकिन वो एक खाता नहीं, खाते का प्रकार नहीं हुआ। राम राम वर्मा बताइए।
सेविंग जॉइंट अकाउंट। नहीं, जॉइंट अकाउंट भी कोई टाइप का नहीं होता, उसका मतलब भी बता सर देता हूँ। सावधि जमा बैंक खाता हिंदी में। अच्छा, इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में नहीं पता सर। इंग्लिश में कहते हैं आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। सर ओके, और सही कोई? बताए ना सर हम? बिल्कुल करेक्ट है जी। चालू खाता। चालू खाता तो करंट अकाउंट हो गया। एजे बताए, एजे। सर अकाउंट, एफडी अकाउंट, ओडी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अच्छा चलिए, इसमें एक और जोड़ देते हैं, ओडी अकाउंट। ओके, इनके सिवाय किसी को कुछ और पता है? सेविंग अकाउंट का मतलब तो भाई बचत खाता, आपको पता होना चाहिए। बचत खाता कोई भी आदमी खोल सकता है, दो लोग मिलके खोलेंगे तो वो बन जाएगा ज्वाइंट। जैसे आपने अपना भी खोल लिया, जैसे मिस्टर राम है और उनकी वाइफ भी है, मिस्टर राम एंड मिसेस श्यामा। तो इन लोगों ने अपना ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया, यानी कि उस खाते को राम भी चला सकते हैं और श्याम भी चला सकते हैं, श्यामा भी चला सकती है, तो वो ज्वाइंट हो गया, लेकिन है तो बचत खाता है। एफडी अवधि जमा, जिसमें आप 10,000 रुपए, 50,000 रुपए जितने चाहे उतने जमा कर दीजिए, और साथ ही साथ आप लोग उसकी एफडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए कर दिए। उसके बाद तीसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बिजनेसमैन के लिए, जिसमें कि आप लोग दिन में जितने चाहे उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या है? किसी को कोई आइडिया? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में अंतर क्या है? ओके, संदीप कुमार केसरी बोलना चाहते हैं। संदीप बताइए। सर करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज से किया जाता है और सेविंग अकाउंट तो सर नॉर्मल कोई भी रख सकता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में सर दिन में नियम तो सर एक बार ही है यूज, सॉरी 7 दिन में सर एक बार ही करना है, लेकिन करंट अकाउंट में जितना बार चाहे उतना बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक ये एक मेजर डिफरेंस है कि करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, करंट अकाउंट फर्म के नाम से खुलता है। जैसे किसी का मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने कंपनी का अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो करंट अकाउंट के नाम से खोलेगा। उसका एक फायदा ये रहता है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार दिन में ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसकी लिमिट नहीं है। आप 10 बार चेक लगाना चाहें, 10 बार चेक काटना चाहें, काट दीजिए। सेविंग में ऐसा नहीं होता है। सेविंग में आप 24 घंटे के बाद, अगर आप लोग एक एंट्री करने के बाद 24 घंटे वेट करना है। जैसे आपने अगर पैसे ना लीजिए, 50,000 रुपए निकाल लिए, और अगर आप फिर से पहुंच जाएंगे चेक लेके, तो वो बोलेगा ना, आज की एंट्री पूरी हो गई, अब आपको कल पैसे निकाल के दिए जाएंगे। यानी कि आप लोग दिन में एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज भी मिलता है। आज की डेट में सेविंग अकाउंट पे 3.5% के आसपास ब्याज है सालाना, जबकि करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं मिलता। करंट अकाउंट में ऊपर से आपको बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ कुछ और भी है, कई कई सारे, उनके बारे में भी चलिए मैं पूरा डिटेल में बता दूं, क्योंकि अब बैंकिंग सिस्टम की तो केवाईसी सबको समझ आ गया कि खाता खुलवाना है तो आपको अपनी पूरी जानकारी फॉर्म में भर के देनी होगी, तो वो केवाईसी है। आपके सामने स्क्रीन पर कई सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स खुले हुए हैं। बचत खाता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसे आप सेविंग अकाउंट कहते हैं। आज की डेट में सेविंग अकाउंट्स में आपको पासबुक, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें मिलती हैं, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आजकल बहुत सारे अलग अलग स्कीमें भी चलती हैं। आपको बता दें, सेविंग में बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, एक और चलता है बैंक में, जिसको हम कहते हैं सेविंग प्लस। ये सेविंग अकाउंट से ज्यादा अच्छा होता है। इसके बारे में समझ लीजिए क्या है। जैसे आप नॉर्मल बैंक में खाता खोलते हैं, मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा गए और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कहा कि हमारा एक सेविंग अकाउंट खोल दीजिए। उन्होंने आपका सेविंग अकाउंट खोल दिया और आपने उसमें 20,000 या 30,000 रुपए जमा कर दिए। आपको बैंक इस 20,000 रुपए पर ब्याज देता है 3.5% का। आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब चाहें तब जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा ज्यादा होगा तो भी आपको 3.5% का ही ब्याज मिलता है। यही तो है सेविंग अकाउंट। लेकिन अगर आप सेविंग प्लस खोलते हैं, अब सेविंग प्लस क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। बैंक अकाउंट वैसा ही है। सेविंग प्लस में आप लोगों का 20,000 के ऊपर जितनी भी राशि जाएगी, यानी कि अगर आपका 20,000 से ज्यादा आपने पैसा जमा कर दिया, मान लीजिए आपने 40,000 रुपए जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, 20,000 रुपए के बाद की सभी राशियों पर 5-5 हजार रुपए की एक एफडियां करना शुरू कर देगा। ऐसे ये देखिए, इस तरीके से उसने 5-5 हजार रुपए की 4 एफडीज कर दी। तो नीचे वाले 20,000 रुपए पर आपको एफडी का ब्याज मिलेगा जो कि 7% है, और इस वाले पर 3.5% का ब्याज मिलेगा। है आपका वही 40,000 रुपए, लेकिन 40,000 में 20,000 पर सेविंग का ब्याज मिलने लगा, और 20,000 के ऊपर जितने भी अमाउंट होगा
उस पर 5-5 हजार की मल्टीपल एफडीज बनती चली जाएंगी अपने आप, और उस पर 7% का ब्याज मिलने लगेगा। अगर आप उसमें से मान लीजिए 5,000 या 4,000 रुपए निकाल देते हैं तो वो एफडीज ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। अब 15,000 पर 7% का ब्याज मिलेगा। आप जैसे ही 15,000 और जमा कर देते हैं उस पर भी एफडीओ का अलग अलग बन जाएंगे। तो ये सेविंग से ज्यादा बेहतर आपको ब्याज देता है, सेविंग प्लस कहते हैं, और ये हर आदमी खुलवा सकता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। चालू खाता कंपनीज और फर्म के नाम से खोला जाता है, इसमें लेन देन की कोई सीमा नहीं है और साथ ही साथ इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। नेक्स्ट है आप लोगों के पास अवधि जमा, जिसे आप बैंक एफडीज भी कहते हैं। इसमें आप लोगों को बैंक में जाकर अपना पैसा जमा करना होता है, एक समय सीमा बतानी होती है। अच्छा मेरे को बताइए, क्या बैंक एफडी जो है उसको, नॉर्मल जो बैंक एफडीज होती है वो मिनिमम कितने दिन की बन सकती है? कोई बता सकता है बैंक एफडीज कितनी मिनिमम दिन के लिए बन सकती है? किसी को कोई आइडिया? अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया है। आप बैंक की एफडीज जो है वो मिनिमम 7 डेज के लिए बनवा सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल के लिए, यानी कि आप 8 दिन 10 दिन की भी एफडी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो एफडीज हैं, इन एफडीज पर सेविंग से ज्यादा ब्याज मिलता है। हाँ, एक चीज और होती है जो आजकल की डेट में बहुत बढ़िया है, जो नॉर्मली लोगों को शायद नहीं पता, कि अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपसे सबसे पहले बोलेगा गारंटी। लोन आपको हम दें तो आप गारंटी क्या देंगे कि हमें आपको, आप पैसा कैसे चुकाएंगे इसका? तो आप बोलेंगे हम मकान गिरवी कर लीजिए, ज्वेलरी, जैसे गोल्ड लोन आता है, गोल्ड लोन के बदले में मिल जाएगा, आप मकान की रजिस्ट्री लगा के ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। आपको बता दें एफडी की भी, आप लोगों का जो सावधि जमा या अवधि जमा जो है उसमें एफडी के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, और एफडी के अगेंस्ट में लोन सिर्फ 1% ज्यादा देने पे मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख रुपए की एफडी है, तो आप बैंक में इस 2 लाख की एफडी को मॉर्गेज कर दीजिए, गिरवी कर दीजिए, और आप लोग इसका 80% तक का लोन तुरंत ले सकते हैं। जैसे 2 लाख की एफडी यानी 1,60,000 रुपए तक का लोन आपको तुरंत 1 घंटे में मिल जाएगा। और इस पर ब्याज कितना होगा? अगर आपकी बैंक में एफडी मान लीजिए 7% पर है, तो आपका लोन 8% पे आपको तुरंत इश्यू हो जाएगा, यानी 1% एक्स्ट्रा देकर आपको लोन मिल जाएगा। ये सबसे सस्ता लोन है और सबसे सिक्योर और सबसे फास्टेस्ट लोन होता है। अब जैसे मुझे कार लेनी थी तो मैंने यही सिस्टम अपनाया, क्योंकि मुझे पता था मुझे लंबे समय के लिए कार लोन नहीं चाहिए, मैं कार लोन थोड़े दिन में 6 महीने 1 साल के अंदर चुका दूंगा। तो मैंने सबसे आसान तरीका यही लिया, एक एफडीज जो है उनको एज ए सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट किया, वहां से लोन मिल गया। लोन लेने के बाद मैंने 6 महीने 8 महीने में 20-20 तक किस्तें बड़ी बड़ी करके चुका दिया, सबसे चीपेस्ट और सस्ता लोन। जबकि कार लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 9 से 10% के लिए मिलेगा, और वो भी लंबे समय के लिए, आपको 3 साल 2 साल 4 साल चलाना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बैंक से जुड़ी हुई चाहिए। बैंक में एक माइनर अकाउंट भी खुलता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन वो माइनर अकाउंट जो होता है वो आप अकेले नहीं चला सकते। जिनकी उम्र 18 साल या 10 साल से कम है वो लोग माइनर अकाउंट, 10 साल से कम है वो लोग माइनर्स अकाउंट के लिए यूज करते हैं, और इस अकाउंट्स को किसी न किसी गार्जियनशिप के साथ खोलना होता है। जैसे आपका मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मान लीजिए अनूप। अब अनूप की उम्र जो है वो 8 साल है, तो 8 ईयर का अनूप है, तो वो अकाउंट खोल सकता है, लेकिन अनूप के साथ उसके फादर का अकाउंट भी जुड़ेगा, अनूप और उसके साथ अंडर गार्जियनशिप ऐसे करके लिखा जाता है, अंडर गार्जियनशिप मिस्टर कमल। तो अनूप के सिग्नेचर कहीं नहीं लगेंगे, कमल के ही सिग्नेचर हर जगह चलेंगे। कमल साइन करके देंगे तो अनूप जाके चेक ले आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के छोटे छोटे अकाउंट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है। चलिए इसी चैप्टर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टाइम ड्यूरेशन को हम लोग दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और अपनी अगली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों चलिए फिर से क्लास में लौट के आइए 2 मिनट के ब्रेक के अंदर।